There are no secret to success, and success is the sum of small efforts repeated day in and day out. It is the result of preparation, hard work, discipline, and learning from the failure. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Constitution of India, I have discussed वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने फर्स्ट 13 पार्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए 13 पार्ट आपको डिस्कस किए हैं। टुडे आई विल डिस्कस विद द पार्ट 14। मैं आज पार्ट 14 से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन मैं आपको उसी ले देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पार्ट 1 की आप बात करते हो तो पार्ट 1 में आपका देश आएगा। तो पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड द यूटीज। आपका जो देश है, स्टेट्स है, यूटीज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया उसके अंदर। और आर्टिकल 1 to 4। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप। देश आ गया, देश के अंदर अब नागरिक आएंगे, तो नागरिकों से संबंधित प्रावधान आपको दिए गए पार्ट 2 के अंदर, आर्टिकल आपके 5 to 11। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 3 दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। देश आया, नागरिक आए, नागरिकों को अधिकार देने पड़ेंगे। तो आपका जो पार्ट 3 है दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल आपके होंगे 12 to 35 दैट डील्स विद द पार्ट 3। अब आपका देश भी आ गया, नागरिक भी आ गए, और उसके बाद नागरिकता भी मिल गई, उसके बाद उन्हें अधिकार भी दे दिए गए। अब स्टेट को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो पार्ट 4 डील्स विद द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, उनके बारे में डिस्कस किया गया पार्ट 4 के अंदर। एंड आर्टिकल इज 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल है वो आपके DPSP से संबंधित है। इफ टॉक अबाउट द पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन मतलब पूरे देश की बात की गई है। तो पार्ट 5 इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब सबसे बड़ा पार्ट है जिसके अंदर आपके टोटल 100 आर्टिकल्स हैं। आपको याद रखना है उसमें टोटल 100 आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 52 से लेकर 151 तक आपके पार्ट 5 से डील करते हैं, जो पूरे देश की बात करते हैं कि पूरे देश का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा। उसके अंदर प्रेजिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। उसके बाद मतलब आप ये सारी बातें जो की गई है ना, वो सारी की सारी आपको पूरे देश के बारे में वो आपके पार्ट 5 के अंदर डिस्कस किया गया है। पूरे देश के लिए कानून बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे, पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा, मतलब एवरीथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट द कंट्री इन द पार्ट 5। तो पार्ट 5 के अंदर आपके पूरे देश की बात की गई है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 6 दैट डील्स विद द स्टेट्स, वो केवल स्टेट्स की बात कर रहा है। स्टेट्स के बारे में मतलब जैसे आपका पूरे देश की बात की गई है पार्ट 5 में, उसी तरह से बिल्कुल सेम स्टेट्स की बात की गई है पार्ट 6 के अंदर। और आर्टिकल आपने लेने हैं 152 से लेकर 237 तक, वो आपके पार्ट 6 से डील करते हैं। वो आपके क्या मैंने आपको बताया पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट्स। अब देखो आपने शुरू में देखा देश आया पहले पार्ट 1 के अंदर, फिर उसमें नागरिकता दी गई पार्ट 2 के अंदर, उनको अधिकार दे गया पार्ट 3 के अंदर, फिर स्टेट ने पॉलिसी बनाई पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A जो है वो आपका ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, क्योंकि जहाँ अधिकार होंगे वहाँ पे कर्तव्य भी होंगे। तो वहाँ पे पार्ट 4A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन, पूरे देश की बात की। अब देश के बाद किसकी बात की? स्टेट्स की बात की। पार्ट 6 के अंदर स्टेट्स की बात की गई। और जब पार्ट 7 की आप बात करते हैं तो पार्ट 7 भी कभी स्टेट से संबंधित हुआ करता था, जो अब हटा दिया गया, अब वो नहीं है। आपको ध्यान रखना है पार्ट 7 अब नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 8 डील्स विद द यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसा मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि आपके जब पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। तो 8 यूटी से आपको याद रखना कि पार्ट 8 डील्स विद द यूटीज। तो पार्ट 8 आपका यूटी से डील करता है। और आर्टिकल आपको लेने 239 से लेकर, तो 239 to 242 डील्स विद द पार्ट 8। तो 242 तक आपके पार्ट 8 से डील करते हैं, जो यूटीज के बारे में बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 9 दैट डील्स विद द पंचायत, वो पंचायत की बात करता है। तो पार्ट 9 के अंदर आपको देखना पार्ट 9A और पार्ट 9B, 3 पार्ट आपको उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो पार्ट 9 आपकी पंचायत की बात कर रहा है, पार्ट 9A डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटी, एंड पार्ट 9B डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो आपको तीनों के तीनों पार्ट लगातार लेना है। वो आर्टिकल 243 ही है आपका पूरा का पूरा। तो 243 ए से लेकर ओ तक तो पंचायत की बात कर रहे हैं, ओ के बाद आपके म्यूनिसिपलिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद जेड एस तक आपके जो बात कर रहे हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंध। और पार्ट 11 जो है वो आपके रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के संबंधों की बात की गई है वहाँ पर। तो यूनियन और स्टेट्स के संबंधों की जो बात की गई है वो आपके आ जाएगा पार्ट 11। उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था। पार्ट 6 आपका देश के बारे में बात करता है, पार्ट 6 आपका स्टेट्स के बारे में बात करता है, और 6 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो वो 11 आएगा। तो पार्ट 11 इज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के संबंधों की बात की गई है। तो पार्ट 11 के अंदर उसकी बात करेंगे। और पार्ट 10 जो मैंने आपको बीच में छोड़ा है वो आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब उसके बारे में बात करेगा। तो पार्ट 11 आपका संबंधों की बात कर रहा है। और पार्ट 12 जो मैंने आपको बताया था फाइनेंस को, मतलब उसके बारे में, बोरोइंग के बारे में, ये जो डिस्कस किया गया। और पार्ट जिसके लिए मैंने आपको बताया था पार्ट 13 के अंदर आपके आर्टिकल आए थे 301 से लेकर 307 तक, जो आपके ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात कर रहे थे। तो पार्ट 13 के अंदर आपके आर्टिकल 301 से 307 तक थे। और आज 308 से आप हम डिस्कस करने वाले, दैट इज पार्ट 14। तो पार्ट 14 इज डीलिंग विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो यूनियन और स्टेट्स के अंदर जो सर्विसेज होती है, चाहे वो यूपीएससी की सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो, आप कहते हैं पब्लिक सिविल सर्विसेज हो, तो उनके बारे में जो पूरा का पूरा डिस्कस किया गया वो पार्ट 14 के अंदर डिस्कस किया गया है। ये बताया गया कि पार्ट 14 के अंदर कि आपके देश के अंदर जो यूनियन यूपीएससी का गठन कैसे होगा, यूपीएससी के मतलब के अंदर जो सर्विसेज है उसको कैसे, मतलब उनके अंदर चयन किया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो वो सारे के सारे आर्टिकल आपके 308 से स्टार्ट होंगे। तो आज मैं उसी से संबंधित बात करने वाली हूँ। तो 308 जब हम बात करते हैं दैट इज द इंटरप्रिटेशन क्लोज ओनली। इंटरप्रिटेशन की बात की गई है वहाँ पे, केवल इंटरप्रिटेट किया गया है वर्डों को। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 309 दैट इज डीलिंग विद द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द पर्संस सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, कि ऐसे लोग जो यूनियन और स्टेट्स की सर्विसेज में आते हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनकी उनकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, उनके लिए क्या कंडीशन लगाई जाएगी। दीज आर ऑल डीलिंग विद द पार्ट 300 आर्टिकल 309। आर्टिकल 310 deals with the tenure of the service office of the persons serving under the union and states। ये यूनियन या स्टेट्स की सर्विस में यूपीएससी के थ्रू आते हैं या पब्लिक सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पर्सन्स आते हैं उनका टेन्योर क्या होगा, टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होगा, कितने साल तक वो अपनी सर्विसेज में रहेंगे। तो वो उसके बारे में डिस्कस किया गया आर्टिकल 310 के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 311 दैट इज डीलिंग विद द डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ऐसे लोग जो यूनियन या स्टेट सर्विसेज के अंदर चयन किए गए हैं उनको कैसे डिसमिस किया जा सकता है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, या फिर उनके रैंक के अंदर कैसे रिडक्शन किया जा सकता है। दीज आर ऑल डेल्ट अंडर द आर्टिकल 311। If we talk about the Article 312 that is dealing with the All India Services, Article 312 All India Services की बात कर रहा है। If we talk about the Article 312A that is dealing with the power of the Parliament to vary or revoke the conditions of the service of officers of certain services। मतलब ये जितने भी सर्विसेज के अंदर व्यक्ति चुने जाएंगे उनकी क्या पावर होगी, उसके हम कह रहे हैं पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू वेरी, मतलब वो उसके पावर को वेरी भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है बढ़ा भी सकता है, उसको रिवोक भी कर सकता है। तो उसके लिए डिस्कस किया गया आर्टिकल 312A के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 313 दैट इज डीलिंग विद द ट्रांजिशनल प्रोविजंस, वो इसमें केवल ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड 314 हैज बीन ओमिटेड, 314 को हटा दिया गया है। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो पार्ट 14 है, पार्ट 14 का ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 था, जो आपके आर्टिकल मैंने आपको बताया 308 से लेकर 314 तक डिस्कस किए गए हैं। तो पहला चैप्टर है वो तो रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, चाहे वो यूनियन की सर्विस की बात हो या स्टेट की सर्विसेज की बात हो। और आर्टिकल मैंने आपको बताया 308 से लेकर 314 तक। और जैसे कि मैंने बताया पार्ट 14 का ही आपका जो चैप्टर 2 है दैट इज डीलिंग विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। वो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, पीएससी की बात कर रहा है। और उसके लिए आर्टिकल आपको स्टार्ट करना है 315 से लेकर। तो आर्टिकल 315 डीलिंग विद द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन या स्टेट्स के अंदर जो चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का कैसे गठन होगा उसके बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 316 डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस, कि जो मेंबर चूज किए जाएंगे उनकी कैसे अपॉइंटमेंट होगी, उनका कितना टर्म ऑफ ऑफिस होगा। आर्टिकल 317 इज डीलिंग विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो भी मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे उनका रिमूवल कैसे होगा, उनका सस्पेंशन कैसे किया जा सकता है।
that is dealing with the Article 317, and Article 318 is dealing with the power to make regulations as to the conditions of service of the members and staff of the commission. कि वहाँ पे जो मेंबर्स मतलब जो भी ये जो मेंबर जो सर्विस के अंदर सेलेक्ट किए जा रहे हैं उनकी पावर क्या होगी रेगुलेशन बनाने की। रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सुना होगा ना, नियमों को बनाने की पावर, शक्ति दी गई है इसके अंदर। और 319 डीलिंग विद द प्रोविजन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन सीजिंग ऑफ सच मेंबर्स, कि यदि उन मेंबर्स को हटा दिया जाता है, उनके मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में मतलब यहाँ पे इसने बताया प्रोविजन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस, कि वो उनको रोका जाता है कि आप अपने ऑफिस में अब नहीं रह सकते क्योंकि जो आपकी सर्विसेज का एंड कर दिया गया है। उसके संबंध में प्रावधान दिए गए 319 के अंदर, आर्टिकल 319 के अंदर। एंड 320 डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या क्या कार्य होंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया 320 के अंदर। 321 इज डीलिंग विद द पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को कैसे उनकी जो पावर है उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस, उनके फंक्शंस को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो वो फंक्शंस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं उसके संबंध में डिस्कस किया गया आर्टिकल 321 के अंदर। एंड 322 इज डीलिंग विद द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस होंगे, व्यय होंगे, खर्चे होंगे, उनकी सैलरी वगैरह जो दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, एक्सपेंसेस कैसे पूरे किए जाएंगे उनके, उसके बारे में 322 डील करता है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 14A, इसके अंदर एक पार्ट 14A भी ऐड किया गया था जो ट्राइब्यूनल से संबंधित है। उसके लिए आर्टिकल आप लेंगे 323A एंड 323B। तो 323 को दो भागों में बांट दिया गया था, तो A और B जो ट्राइब्यूनल से ही संबंधित है, ये बाद में ऐड किया गया था, जिसके लिए आप कहेंगे 323A इज डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात कर रहा है ये, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, आपको पता होगा ना, अलग अलग से जो पब्लिक सर्विस जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं उनके लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स का भी गठन किया जाता है। वो जो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं डेट इज डीलिंग विद द आर्टिकल 323 है, वो गठन कैसे किया जाएगा उनके संबंध में 323A के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। और 323B इज डीलिंग विद द ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, कुछ अलग मैटर्स मतलब उनसे सर्विसेज से यदि हटके कोई मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल्स है उनका गठन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया गया 323B के अंदर। तो पार्ट 14A और 323A 323B ये ट्राइब्यूनल से संबंधित है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वो डीलिंग विद द पार्ट 15, ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट 14 बताया था। तो पार्ट 14 के अंदर आपको ये समझ में आ गया कि पार्ट 14 जो है वो 323 तक जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैंने बताया दो चैप्टर, पहला चैप्टर आपको मैंने बता दिया कि जो आपके सर्विस के बारे में बात करें, चाहे वो यूनियन की सर्विस हो या फिर वो स्टेट की सर्विस हो, उसके बारे में पूरे के पूरे प्रावधान दिए गए थे चैप्टर 1 के अंदर। और आर्टिकल मैंने आपको स्टार्ट किया था 308 से लेकर 314 तक। और इसका ही चैप्टर 2 जो मैंने बताया पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित, जो आर्टिकल 315 से लेकर आपको 323 तक, तो 323A एंड 323B, तो ये आपको याद रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 15, पार्ट 15 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज ये आप चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके लॉ के स्टूडेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट 15 इज डीलिंग विद द इलेक्शंस, कि इलेक्शंस कैसे किए जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया क्या रहेगी हमारे देश के अंदर। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ये जितने भी इलेक्शन गठित चयन होता है तो उसके अंदर उनकी पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन वाले इस वाले पोर्शन में दी गई है। तो पार्ट 15 इज डीलिंग विद द इलेक्शन, वो इलेक्शन की बात कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होगा, उसके अंदर कितने मेंबर रहेंगे, उनका मतलब इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे। तो इसके संबंध में पूरा का पूरा पार्ट 15 ही डीलिंग करता है। तो पार्ट 15 की यदि आप बात करते हो तो आर्टिकल आपको 324 से स्टार्ट करना है, 324 से लेकर। तो 324 से लेकर आप देखेंगे तो 330 तक जो आर्टिकल है वो आपके सारे के सारे इलेक्शन से ही संबंधित है। 330 मतलब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे जो आर्टिकल है जो आपके इलेक्शन से संबंधित 337 तक। तो 300 मैंने आपको बताया 324 से लेकर 337 तक, 324 से 337 तक आपके पूरे पूरे इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल आपको आता है 324 ये कहता है कि सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, कि जो इतने भी इलेक्शन होते हैं उनका सुप्रिंटेंडेंस, उनको डायरेक्शन देना, उनको कंट्रोल करना, सारा का सारा कार्य इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, चुनाव कमीशन के द्वारा किया जाता है।
जिसका गठन किया जाता है। इसके अलावा जब आप देखते हैं आर्टिकल 325 डीलिंग विद नो पर्सन टू बी इंटेलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द or to claim any included in special electoral roll on the ground of religion, race, caste, sex। मतलब ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्टोरल रोल लिस्ट बनती है जिसके अंदर मेंबर्स के नाम होते हैं जो जो वोट के लिए माने जाएंगे, जो जो व्यक्ति। तो वहाँ पे जो वोट देने जो भी वोटर्स होते हैं या उनकी जो लिस्ट बनती है उसके अंदर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे हो या सेक्स के आधार पे हो। तो वहाँ पे उस लिस्ट के अंदर इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल सकता। वो जो उससे संबंधित जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 325 के अंदर दिए गए हैं कि नो पर्सन टू बी इंडिविजुअल, पर वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, इस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 326 दैट इज डीलिंग विद द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, कि वहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के गठन की बात की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वो उसका जो चुनाव होता है वो लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर आप सब लोग वोट देकर के आते हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो उसके बारे में आपको प्रावधान दिए गए 326 के अंदर कि जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है वो हर व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो उसके अंदर मतलब वोट करने के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। ये 326 के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है। और 327 क्या कहता है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, कि वहाँ पे लेजिस्लेचर के इलेक्शन करवाने के लिए पार्लियामेंट कुछ अलग से प्रोविजन का प्रावधान कर सकता है, प्रावधान बना सकता है। उन प्रावधानों के बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 327 के अंदर। आर्टिकल 328 डीलिंग विद द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ सच लेजिस्लेचर, कि वहाँ पे लेजिस्लेचर के इलेक्शन यदि हो रहे हैं तो वहाँ पे लेजिस्लेचर की पावर भी दी गई है। यदि पार्लियामेंट की पावर की बात करते हैं तो 327 में है, और लेजिस्लेचर की पावर की बात करते हैं तो वहाँ पे 328 में दे रखा है। बस फर्क ये है कि 327 पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात कर रहा है प्रोविजन बनाने के संबंध में, और 328 लेजिस्लेचर की बात करता है कि लेजिस्लेचर भी उसके इलेक्शन के संबंध में प्रावधान बना सकते हैं। If we talk about Article 329 that is dealing with the bar to interference by the courts or in electoral matters, कि कोई भी इलेक्शन के मैटर्स के अंदर कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश के अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखा गया है। जब वो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नाम का कंसेप्ट कार्य करता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, वो बिल्कुल उससे अलग रह के कार्य करेगी। तो यहाँ पे कोर्ट को ये कहा गया है कि यू विल नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्शन ऑफ द, मतलब चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 330 डीलिंग विद द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। इसके अलावा ये कहा गया 330 के अंदर कि चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, मतलब आपको पता है कि जो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल आपको पता है लोकसभा का नाम है। तो लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन सीट के रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है कि वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, रिजर्वेशन 330 के अंदर प्रावधान दिया गया है। और 331 के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में दिया गया, जो आज के टाइम में आपको पता होगा शायद कि अभी कुछ समय पहले इसको एंग्लो इंडियन के स्थान पर SC ST के प्रावधान कर दिया गया इसकी जगह। तो अब एंग्लो इंडियन नहीं है, वहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की गई है, अब वहाँ पे एंग्लो इंडियन के स्थान पर SC ST के प्रावधान दिए गए, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। If we talk about the Article 332 is dealing with the reservation of the seats for scheduled castes and scheduled tribes in the legislative assembly। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 330 के अंदर तो वहाँ पे हाउस ऑफ पीपल की बात की गई थी, लोकसभा की बात की गई थी कि लोकसभा के अंदर SC और ST के रिजर्वेशन की बात की गई थी। और 332 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर SC और ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। सिर्फ इतना अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है। और 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, जैसे वही वाली बात है एंग्लो इंडियन, यहाँ पे आज एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म करके उसकी जगह पे SC ST ला दिया गया है। तो वो सीटें जो 2 सीटें जो चुनाव होते थे, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता था मेंबर्स को, वो अब मतलब एंग्लो इंडियन मेंबर चुन नहीं किए जाते, वो SC ST मेंबर चूज किए जाते हैं उसके स्थान पर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 334 इज डीलिंग विद द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर्स।
यहाँ पे ये कहा है कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का, ये स्पेशल जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इनको मतलब इनका ये जो है ना खत्म कर दिया जाएगा 70 ईयर्स के बाद, 70 साल खत्म होने के बाद भी। जैसे हमारे जो देश को आज़ाद हुए जब 70 साल हो जाएंगे तो ये रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके संबंध में प्रावधान दिए गए 334 के अंदर। और 335 डीलिंग विद क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं सर्विसेज या पोस्ट के अंदर। वो आपको पता है कि उनके अंदर रिजर्वेशन हर पोस्ट के अंदर डाला गया है, तो वो इसी के तहत डाला गया है 335 के तहत। और 336 स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज, कि कुछ मतलब जो आप देखेंगे कुछ जो सर्विसेज है उसके अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। If we talk about the Article 337 is dealing with the special provision with respect to educational grants फॉर द बेनिफिट ऑफ द मतलब एंग्लो इंडियन भी, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उनको स्पेशल मतलब एजुकेशनल के अंदर भी कुछ वो दी गई, स्पेशल प्रोविजन दिए गए उनके लिए। तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा आपको बताया पार्ट 14 और पार्ट 15। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना, पार्ट 14 एंड पार्ट 15। तो पार्ट 14 मैंने आपको बता दिया कि जो मतलब पार्ट 14 पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया है, और पार्ट 15 जो मैंने बताया। तो पार्ट 14 आपको मैंने बताया था सर्विसेज से संबंधित था, वो पूरा का पूरा सर्विसेज की बात कर रहा था, वो चाहे यूपीएससी की बात हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो। और पार्ट 14 है डीलिंग विद द ट्राइब्यूनल्स, पार्ट 14 है ट्राइब्यूनल से डील कर रहा था 323A और 323B। और पार्ट 15 जो पूरा का पूरा इलेक्शन की बात कर रहा है, ये ध्यान रख कर चलना आपको। तो वो पूरे के पूरे इलेक्शन के संबंध में बात की गई। 324 से आर्टिकल स्टार्ट होंगे, 337 तक जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में 337 तक। तो इसके अलावा जब आप 338 से बात करेंगे वो आपके पार्ट 16 से स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल सर्टेन क्लासेस के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। तो ये मैं आपको आगे पार्ट 16 से जो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ तक पहले आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताई ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपको कहीं से भी यदि, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पोर्शन है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका लॉ से रिलेटेड हो या फिर आपका सिंपल एग्जाम हो, वहाँ रेक में ये इंक्लूड किया ही जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा इसे, ये आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, यदि फिर भी, तो देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।